एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम लूसेंट जनरल साइंस की जो समरी हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखते हैं और बेसिकली ये हमारा सेशन 3 है और इसमें आज हम ग्रेविटेशन, सैटेलाइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ये सब पढ़ेंगे और ये आपका यूपीपीएससी और लोअर पीसीएस और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है उसके लिए यूज़फुल होगा। बेसिकली ये टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स है। इसका बैच 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ये 60 डे प्रीलिम्स कोर्स है। आप इसको इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट जो है 70 क्वेश्चंस आए हैं। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑलरेडी हम जो है फोर्सेस पढ़ चुके हैं और अब जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो इसमें हम ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशन क्या है? तो हमारे जितने भी टाइप के आपके फोर्सेस हैं उसमें ग्रेविटेशन जो है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग ऑल 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो आपके जो है स्ट्रॉन्ग फोर्सेज जो हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज जो हो गए एंड ग्रेविटेशन फोर्स, इसमें जो है ग्रेविटेशन फोर्स जो है सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। एक बॉडी दूसरी बॉडी से जो इंटरेक्ट करती है उसके मास की वजह से इंटरेक्ट करती है और ये जो फोर्स होता है ये कितना होता है? फोर्स इक्वल टू जी m1 अपॉन m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये g है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये दो बॉडीज़ हैं उसके बीच का ये मास है m1 और ये m2 मास हो गया बॉडीज़ का। इसके बीच का जो डिस्टेंस r है और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 अपॉन m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो g जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये इसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। ग्रेविटी क्या होता है? तो कोई भी जो बॉडी है वो एक दूसरे से जो अट्रैक्ट कर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करती है और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब ये अर्थ के टर्म में हम इसको बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं अर्थ की ग्रेविटी। तो अर्थ की जो ग्रेविटेशन होती है, अर्थ की जो ग्रेविटेशन होती है उसको हम बोलते हैं कि ग्रेविटी है। तो अर्थ की ग्रेविटेशन को हम ग्रेविटी बोलते हैं। इसी फोर्स की वजह से जो है एक बॉडी, मतलब अर्थ, इसी ग्रेविटी की वजह से जो अर्थ है अपने जो अपने सेंटर के थ्रू है जो सारी बॉडी अट्रैक्ट करती है। तो इसी ग्रेविटी की वजह से। तो अगर आपकी कोई भी बॉडी है, अगर आपने उसके ऊपर को अपवर्ड फ्रीली किया तो फेंका, तो वो जो बॉडी है वो वापस ना फॉल बैक हो जाएगी। तो वो फॉल बैक हो जाएगी, वो फॉल बैक इस अर्थ की ग्रेविटी की वजह से फॉल बैक होती है। तो अर्थ की ग्रेविटी जो है, वहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो अपनी तरफ इसको खींच रहा होता है। तो कोई भी बॉडी अगर आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की साइड तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से फॉल बैक हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? तो अगर कोई भी बॉडी है उसको आपने फ्रीली ड्रॉप किया तो वो जो है एक तरह का फ्री फॉलिंग मोशन जो है वो अटेन करेगी। तो आप जब उसको फेंकेंगे तो वो एक फ्री फॉल जो है वो मोशन अटैक करेगी और जैसे ही उसको फेंकेंगे तो जैसे ही वो अर्थ के सरफेस के पास आएगी, जैसे ही अर्थ है, आपने एक बॉडी है उसको फेंका और जैसे ही वो अर्थ के पास आई तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो उसके अंदर कुछ एक एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन जो उसके अंदर आएगा ये आपका कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से डोनेट करते हैं। तो आप जैसे कोई भी बॉडी है उसको फ्रीली फेंके, उसका फ्री फॉलिंग मोशन हुआ और जैसे ही वो अर्थ के पास आई उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई और उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ गया। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उस बॉडी के अंदर आ जाता है। तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो अगर आपका m मास का कोई भी बॉडी है, अगर आपकी कोई भी बॉडी है m मास की, तो उसका फ्री फॉलिंग मोशन हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटी। अगर कोई भी बॉडी है उसका m मास है और वो फ्रीली फॉल हो रही है तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा? m इंटू जी। तो मास जो है m रहेगा और वेट हो जाएगा m इंटू जी। मतलब कोई भी बॉडी है तो हमेशा जो है ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड की साइड लगती है, तो जी नीचे की साइड लगा। तो इस बॉडी है उसका जो मास है वो m है तो वेट हो जाएगा m इंटू जी। तो तभी हम कहते हैं जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है।
लेकिन जो आपका वेट है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो मास है वो कांस्टेंट रहता है, वेट कांस्टेंट नहीं रहता। क्योंकि वेट इसलिए कांस्टेंट नहीं रहता क्योंकि वेट होता है mg के इक्वल। तो g जो है वो आपका चेंज होता रहता है। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे g कैसे चेंज होता है। तो g आपका चेंज होता रहता है, इसलिए जो है आपका वेट जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये g की वैल्यू होती है, और इसको अगर फीट में लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसको 9.8, और अगर फीट पर स्क्वायर में लिखेंगे तो 32 फीट पर स्क्वायर। तो ये होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस। तो एसआई यूनिट क्या होगी जी की? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन पर किलोग्राम। तो न्यूटन पर किलोग्राम या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो गई। तो जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपका मास पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने भी बताया था ना, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगर दो बॉडीज हैं, समझो इसका 2 kg वेट है, और सॉरी इसका 2 kg मास है और इसका 3 kg मास है, और इनको आप फ्री फॉल कर रहे हैं इनका, और इनकी जो वैल्यू ऑफ जी होगी वो अर्थ के पास सेम होगी। मतलब अगर आपका 2 बॉडीज है, अगर उनका डिफरेंट मास है तो उनकी जो वैल्यू ऑफ जी है नियर द अर्थ सरफेस वो सेम होगी। तो जैसे आप देखिए 2 बॉडीज हैं, उनका अलग अलग शेप है, अलग अलग मास है, साइज अलग है, और अगर आप उनको वैक्यूम में ड्रॉप करते हैं, 2 बॉडीज हैं उनका शेप और साइज अलग अलग है, उनको आप वैक्यूम में ड्रॉप करते हैं तो वो जो है एक ही टाइम पे आपके जो अर्थ है उस पर रीच करेगा। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता है कि बॉडी है उसका जो है मास क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, इसका फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भी 2 बॉडी है उनका डिफरेंट मास है, अगर आप उनको वैक्यूम में छोड़ेंगे फ्रॉम द सेम हाइट तो वो जो ग्राउंड है उस पर साइमल्टेनियसली रीच करेंगी। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि आप ये होते हैं, आपने देखा होगा कि एक कॉटन की बॉल लेते हैं या फिर आयरन का एक बॉल लेते हैं, तो उसको आप डिफरेंट सेम हाइट पे अगर उसको छोड़ते हैं तो वो किस टाइम रीच करेगा? तो वो दोनों सेम टाइम में रीच करेंगे। तो ये दोनों सेम टाइम में रीच करेंगे क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। लेकिन यहाँ इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है, इन वैक्यूम, अगर ये वैक्यूम में करोगे आप इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तभी ये सेम टाइम पे पहुंचेंगे। अगर एयर के एब्सेंस में करोगे तो तभी सेम टाइम में पहुंचेंगे, लेकिन अगर एयर के बिना करोगे तो ये सेम टाइम में नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ जो की पॉइंट है वो क्या है? वैक्यूम। की पॉइंट क्या है? वैक्यूम। अगर वैक्यूम में करोगे तभी ये सेम जो है वो पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो ये जो वाले फेवरेट वाले क्वेश्चन नहीं होते, कॉटन बॉल हो या आयरन बॉल है तो ये जो है कौन पहले पहुंचेगा या फिर दोनों बराबर पहुंचेंगे, तो ये वही वाला जो कंसेप्ट है उससे ही ये क्वेश्चन होगा कि अगर डिफरेंट मासेस हैं तो दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे। अगर एयर की प्रेजेंस में होगा, तो पहले हमने देखा वैक्यूम में होगा अगर, तो सेम टाइम पे पहुंचेंगे। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर एयर के प्रेजेंस में हुआ, कोई भी जो बॉडी है उसका फ्री फॉल हुआ, तो जो हैवियर बॉडी है वो ज़्यादा जल्दी आ जाएगी। अगर एयर की प्रेजेंस में हुआ तो हैवी वाली बॉडी डाउन अर्लियर, तो हैवी वाली बॉडी जो है वो कम्स डाउन अर्लियर, तो वो जल्दी आ जाएगी हैवी वाली बॉडी। तो एयर की प्रेजेंस में हैवी वाली बॉडी ज़्यादा जल्दी आ जाएगी, और वैक्यूम की प्रेजेंस में जो है दोनों बॉडी सेम टाइम पे आएंगी। जो वैल्यू ऑफ जी है वो कांस्टेंट नहीं है। तो वैल्यू ऑफ जी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो अलग अलग जगह जो है वैल्यू जो जी है उसकी वैल्यू वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। एट द लेटीट्यूड ऑफ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के जो लेटीट्यूड है या सी लेवल है उस पर जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो एवरेज वैल्यू ऑफ जी होता है वो ही होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप 45 डिग्री लेटीट्यूड पे हैं और या फिर सी लेवल पे हैं तो वैल्यू ऑफ जी ये ही रहेगा।
तो वैल्यू ऑफ जी जो सबसे ज़्यादा होती है वो मैक्सिमम होती है पोल के ऊपर। तो आपका जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और ये आपका साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है। तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी पोल पे, यहाँ दोनों पोल पे, और जो इक्वेटर है उस पे जो वैल्यू है वो सबसे कम होती है, यहाँ जो है वो वैल्यू सबसे मिनिमम होती है। तो आप यहाँ इतना ध्यान रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ये आएगा कि जो जी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, पोल दे दिया जाएगा, ट्रॉपिक दे दिया जाएगा, इक्वेटर दे दिया जाएगा, तो इस तरह से दे दिया जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है पोल पे होती है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू पोल पे होती है। नेक्स्ट है, अगर हमारी अर्थ रोटेशन जो है 17 टाइम इंक्रीज हो जाता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू से, तो इक्वेटर पे जो वेट है वो 0 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर अर्थ का रोटेशन 17 टाइम्स अगर इंक्रीज कर दोगे तो इक्वेटर पे वेट कितना हो जाएगा, ये इक्वेटर पे वेट हो जाएगा 0। अगर कोई भी अगर बॉडी है, अगर ऊपर की साइड जा रही है या फिर नीचे की साइड आ रही है, इनसाइड द अर्थ सरफेस के अंदर अगर ऊपर की साइड है, नीचे की साइड आ रही है, तो उसकी वैल्यू ऑफ जी है वो हमेशा डिक्रीज करती है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करती है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि कौन सी वाली साइड में ये ज़्यादा डिक्रीज करती है। तो जब हम ऊपर की साइड जाते हैं तो ये वैल्यू ऑफ जी है वो ज़्यादा डिक्रीज करती है, वैल्यू ऑफ जी जो है मोर डिक्रीज करती है जब हम ऊपर की साइड जाते हैं। वैल्यू ऑफ जी मोर डिक्रीज तो दोनों में करती है, अगर आप ऊपर भी जाएंगे, कमिंग अप या कमिंग डाउन इनसाइड द अर्थ सरफेस, वैल्यू ऑफ डी हमेशा डिक्रीज करेगी, जी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगी। अगर आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे हमेशा डिक्रीज करेगी। लेकिन जब आप डिक्रीज ज़्यादा कब करती है, जब आप ऊपर की साइड जाते हैं, तब आप ऊपर की साइड जाते हैं अर्थ सरफेस में, तो ये ज़्यादा डिक्रीज करती है। अब हम एक्सेलरेशन कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो ग्रेविटी की वजह से क्या क्या एक्सेलरेशन कुछ होते हैं। तो ये हमने लिफ्ट वाला जो कंसेप्ट है पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इसमें हमने फॉर्मूला देखा था कि कैसे एक्सेलरेशन और ग्रेविटी इंक्रीज होके हमारे जब हम लिफ्ट में बैठते हैं तो हमारे वेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको जो है अगर आप डेप्थ में चाहिए तो आप जो है लास्ट वाला लेक्चर देख लीजिए, लेकिन यहाँ सिर्फ आप कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि मैंने लास्ट वाले लेक्चर में इसके जो सारे कंसेप्ट जो हैं बहुत अच्छे से समझाए थे। तो पहला ये है, अगर लिफ्ट आपकी ऊपर की साइड जा रही हो, अगर ए एक्सेलरेशन से जो है लिफ्ट ऊपर की साइड जाती है, जैसे ये लिफ्ट है, इसमें आप बैठे हुए हैं, ये आप बैठे हुए हैं इसके अंदर, और आप ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो आपका खुद का एक वेट होगा और एक आपका एपरेंट वेट जो आपको फील हो रहा होगा। तो जैसे आपका खुद का वेट मान लेते हैं हम W, और आपका एपरेंट वेट मान लेते हैं W'। तो जो है आपको जो फील होगा वो एपरेंट वेट ज़्यादा फील होगा, मतलब आपका जो W' है वो ज़्यादा होगा W से, मतलब आपका एपरेंट वेट ज़्यादा फील होगा, मतलब आपको अपना ज़्यादा वेट लगेगा। मतलब अगर आप समझ लीजिए, अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको अपना वेट 70 किलो से ज़्यादा ही लगेगा अगर आप ऊपर की साइड जा रहे हैं। तो घबराइएगा मत, इसमें आपका वेट गेन नहीं हुआ है, ये लिफ्ट का कमाल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कमाल है। नेक्स्ट है, अगर आप जो है लिफ्ट है उसमें अगर ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहे हैं, तो जो इसके अंदर आप बैठे हुए हैं आपको अपना वेट जो है वो कम फील होगा। तो जैसे आपका W एपरेंट वेट है और W' एपरेंट वेट है आपका, और W आपका वेट है, तो आपका जो है अपना वेट ज़्यादा लगेगा, ये एपरेंट वेट जो है वो लेसर फील होगा। तो मतलब अगर लिफ्ट अगर नीचे की साइड आ रही है तो आपको लेस वेट फील होगा, मतलब आपको हल्का हल्का फील होगा नीचे की साइड आ रहे होते हो तो। नेक्स्ट है, अगर लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ऊपर या नीचे आ रही है, तो आपको कोई भी वेट फील नहीं होगा। तो अगर आपका अगर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और लिफ्ट चाहे ऊपर आए या नीचे आए, तो आपका जो है W' इक्वल टू W रहेगा, मतलब आपका जो एपरेंट वेट आपको फील होगा और जो आपका एक्चुअल वेट होगा वो दोनों सेम होंगे। अब खुदा ना खास्ता ये हो जाए कि आप लिफ्ट में बैठे हो और आप नीचे की साइड आ रहे हो, और जो लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट में एक रोप बंधी रहती है जिससे आपकी जो लिफ्ट है वो ऊपर नीचे होती है, और वो जो है वो ब्रेक हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या होगा, एक फ्री फॉल मोशन
फील होगा। जैसे ही आपकी ये ब्रेक हुई, आपको एक फ्री फॉल मोशन फील होगा और आपको ऐसे लगेगा वेटलेसनेस जैसा कि भाई कोई वज़न ही नहीं है। और भाई आधा वज़न तो वैसे ही साइकोलॉजिकली भी ख़त्म ही हो जाएगा। समझो आप लिफ्ट में बैठे हो और रोप टूट जाए, तो यही होता है कि जब आप लिफ्ट में रोप टूट जाती है तो आपको जो है वेटलेसनेस ने फील होती है। अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आपकी कम हो जाए एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट से, मतलब जब आप नीचे की साइड आ रहे हैं तो आप एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट ड्यूरिंग कमिंग डाउनवर्ड बिकम मोर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब आपकी लिफ्ट की एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाए और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम रहे, तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, आराम से आप अच्छे से खड़े हैं, अपने फ़ोन में बात कर रहे हैं, और एकदम से क्या हो जाए कि एक्सेलरेशन जो है लिफ्ट की जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एकदम ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा कि आप जो अपना फ़ोन वोन तो आप छोड़िए, आप जो है इसकी छत से चिपक जाएंगे, और ज़्यादा ही एक्सेलरेशन कहीं ज़्यादा हो गई तो कहीं रूफ से ज़्यादा एस्केप ना हो जाए। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कम रह गई ना एक्सेलरेशन लिफ्ट की एक्सेलरेशन से, तो आप छत पे चिपके हुए मिलेंगे। तो ये इसके सारे कंसेप्ट हैं कि आप इसको देख लेना कि नीचे आने पे क्या होता है, ऊपर जाने पे क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होता है, रोप टूटती है तो कैसा फील होता है, तो और एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट अगर ज़्यादा होता है तो क्या कंसेप्ट होता है। ये 5 चीज़ें आपको याद कर लेना। ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है। एक डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि आप लिफ्ट में बैठे हुए हैं और एकदम से, अब तो भाई हर कोई जो है वो सीढ़ियों से चलना ही नहीं चाहता है, स्टेयर से चलना ही नहीं चाहता है, स्टेयर से चलना ही नहीं चाहता है, तो लिफ्ट वाला क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर भी देता है। लिफ्ट से बहुत चलते हो ना, तो अब लिफ्ट वाले क्वेश्चन से तुम्हें टेस्ट करते हैं कि अगर तुम्हारी लिफ्ट जो है नीचे आ रही है तो तुम्हें कैसा वेट फील होगा। नेक्स्ट है आपका प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। तो हमने ग्रेविटेशन पढ़ लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लिया, ग्रेविटी क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं प्लैनेट एंड सैटेलाइट। तो प्लैनेट क्या होता है? तो प्लैनेट बेसिकली वो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो रिवॉल्व अराउंड करते हैं अराउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द सन इन आवर सोलर सिस्टम। मतलब आपका सन है, सन के चारों तरफ जो है रिवॉल्व करती हैं वो बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, उनको प्लैनेट कहते हैं। तो ये तो हो गया ये प्लैनेट, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, ये प्लैनेट हो गया। अब प्लैनेट के चारों तरफ जो रिवॉल्व करती हैं वो हेवनली बॉडीज, प्लैनेट के चारों तरफ जो हेवनली बॉडीज रिवॉल्व करती हैं उनको बोलते हैं सैटेलाइट। तो सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करती हैं प्लैनेट, और प्लैनेट के रिवॉल्व अराउंड करती हैं हेवनली बॉडीज, उनको बोलते हैं सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया, स्पुतनिक 1 हो गया, आर्यभट्टा हो गया, तो ये सारी जो है वो सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। स्पुतनिक फर्स्ट जो है फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो लॉन्च हुई थी 1975 में बाय रशियन साइंटिस्ट। तो इसी नाम पे जो है कोविड वैक्सीन जो है आपकी रशिया से आ रही है। आधे लोग जो हैं वो वैक्सीन लगा ही नहीं रहे हैं कि स्पुतनिक जब आ जाएगी तब इसको लगाएंगे। तो स्पुतनिक के चक्कर में मत रहिए, कहीं स्पुतनिक के चक्कर में आपका स्पुतनिक हो जाए। तो कोई भी अगर कोई भी वैक्सीन मिल रही है, कोविशील्ड मिल रही है, कोवैक्सीन मिल रही है, जो भी वैक्सीन मिल रही है उसको लगवा लीजिए आराम से। तो स्पुतनिक के चक्कर में ज़्यादा मत रहिए, पता नहीं कितनी गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगा, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। तो हाँ, तो हम कहाँ थे? तो स्पुतनिक 1 जो है वो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो लॉन्च हुई थी 1957 में बाय रशियन साइंटिस्ट। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जो कोविड वैक्सीन स्पुतनिक है वो भी रशियन वैक्सीन है, तो यहाँ से ही नाम है। नेक्स्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है कि जैसे आप समझिए आपका ये अर्थ है, अर्थ के जो चारों तरफ जो है सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, तो इस सैटेलाइट जिस सैटेलाइट जो जितनी वेलोसिटी से अपनी रिवॉल्व कर रही है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। सैटेलाइट जितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व करती है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। जो अर्थ है और जितनी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो होती है 7.99 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ और अर्थ के चारों तरफ जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व करती हैं उनकी ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज नथिंग जस्ट अ वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी।
अब किसी भी सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन किसी भी सैटेलाइट का वो होता है कि जिसमें एक सैटेलाइट अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर ले। सैटेलाइट अपना 1 रोटेशन कंप्लीट कर ले, उसको पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। जो अर्थ है या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है 84 मिनट। अर्थ या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उनका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 84 मिनट है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कुछ नहीं, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रिवॉल्व करती है। मतलब वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है, क्यों जो हमारा जो अर्थ है, अर्थ का भी जो रेवोल्यूशन जो रिवॉल्व है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है। अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी जो है वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है। और इनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी जो है अर्थ के बराबर, अर्थ के जो है एक्सियल रोटेशन के बराबर होता है। तो ये 24 आवर्स होता है इनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, और रोटेशन ऑफ अर्थ के बराबर है ये। तो ये जो है वेस्ट टू ईस्ट जैसे ही अर्थ जैसे रिवॉल्व करती है वैसे ही रिवॉल्व करती हैं, और इनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी बराबर ही होता है रोटेशन के, 24 आवर्स। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं। जो ये जितनी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं ये कम से कम लोकेट होती हैं। मतलब अगर आपको अपनी अर्थ से कोई भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भेजनी है तो इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। मतलब जैसे आपको अर्थ से आपने यहाँ सैटेलाइट अगर लॉन्च की तो आप इसको जो है कितने ऑर्बिट पे इसको रखेंगे? 36,000 किलोमीटर पे, अगर आप अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर पे आप इसको रखेंगे। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज़ कहाँ कहाँ है? तो हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो आप जैसे आपके जो टीवी है उसके अंदर जो आपके प्रोग्राम जो ट्रांसमिट होते हैं वो भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से होते हैं। कि जैसे यहाँ टीवी है और ये आपका यहाँ ऊपर की साइड एंटीना लगा हुआ है, तो यहाँ से वेव जो है ट्रांसमिट होगी और रिफ्लेक्ट होगी। मतलब यहाँ सैटेलाइट होगी, सैटेलाइट तक वेव जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी और फिर आपको टीवी का प्रोग्राम देगी। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होती हैं और वो आपको टेलीविज़न में डिस्प्ले होता है। जितनी भी रेडियो ट्रांसमिशन है उसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज़ होता है। टेलीकम्युनिकेशन में होता है, वेदर फोरकास्टिंग में होता है, प्रेडिक्शन ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट में होता है। तो ये सारी जो है बेसिकली ये सारा काम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का होता है। जितने बेसिकली कम्युनिकेशन में जितना भी आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि ये एक मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की थ्रू विच इट इज़ प्रोजेक्टेड। मतलब अगर एक मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी है जिससे वो प्रोजेक्ट करती है, और ये जो एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि ये जितना भी आपका ग्रेविटेशनल पुल है उसके बाहर चली जाती है और कभी भी वापस नहीं आती। क्योंकि अगर कोई भी बॉडी है अगर वो ग्रेविटेशनल पुल में रहती है, मतलब यहाँ ग्रेविटेशनल पुल के अंदर रहेगी, तो अर्थ जो है उसको अपने अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसको वो अपनी साइड खींच लेगा। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अपने आप अपनी साइड खींच लेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल जो एस्केप वेलोसिटी है वो इतना मिनिमम वेलोसिटी है कि आप उसको प्रोजेक्ट करते हो तो वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाती है और वो कभी भी वापस नहीं आती। नेवर कम बैक, नेवर कम बैक, कभी भी वापस नहीं आती। तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है। तो एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, इट्स किलोमीटर, तो ये किलोमीटर पर सेकंड है। तो एस्केप वेलोसिटी कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इतनी वेलोसिटी से आपने कोई भी बॉडी फेंकी या कुछ भी कोई भी सैटेलाइट या कुछ भी फेंका तो वो वापस नहीं आएगी, वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाएगी और इट्स नेवर कम बैक। तो जो वैल्यू है एस्केप वेलोसिटी की वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है सन में। सन में जो है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है, ये होती है 614 किलोमीटर पर सेकेंड। 614 किलोमीटर पर सेकेंड। तभी जो सन में जितनी भी सबसे लाइटर गैस हैं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, जितनी भी लाइटर गैस हैं, इसकी वेलोसिटी इतनी कम होती है कि इनको एस्केप करना जो है वो मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि देखिए आप देखिए ये सन है, सन से आपको अगर कुछ भी चीज़ बाहर फेंकनी है तो आपको जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए वो 614 चाहिए, 614 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी होगी तभी आप सन से कोई भी चीज़ जो है वो बाहर जा सकेगी। तो इतनी वेलोसिटी अटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए जितनी भी ये लाइटर गैस होती हैं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, वो सारी जो है वो सन के अंदर ही रहती हैं। तो सन के अंदर ही रहती हैं क्योंकि इतनी वेलोसिटी वो अटेन नहीं कर पाती और वो सन के अंदर ही रहती हैं। तो इसलिए ही जितनी सारी लाइटर गैस हैं, क्योंकि सन की जो एस्केप वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है। जो मून है, मून की एस्केप वेलोसिटी है वो बहुत लीस्ट वैल्यू होती है। मून की जो एस्केप वेलोसिटी है वो लीस्ट वैल्यू होती है, कम से कम 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी कम वैल्यू होती है, तो इसलिए बोलते हैं ना कि मून जो है, मून में कोई भी गैस है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती। मून में कोई भी गैस कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर पाती। मून के अंदर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। इसलिए ही जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो इसलिए ही मून की जो स्काई है वो ब्लैक अपीयर होती है। तो मून का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, मून का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो बस आप यहाँ देख लेना, ऑप्शन में अगर लिखा हो ना कहीं भी नो एटमॉस्फेयर, तो मून का जो ज्यादातर क्वेश्चन होता है वो यही होता है, नो एटमॉस्फेयर, नो गैस एंड ब्लैक स्काई। और इसका सबका रीजन यही है, नो एटमॉस्फेयर, कि वहाँ कोई गैस क्यों नहीं टिकती, ब्लैक स्काई क्यों होता है, तो एस्केप वेलोसिटी बहुत कम होती है और इसलिए ये सब सारी चीजें होती हैं। जो भी प्लैनेट्स हैं जो सन से बहुत दूर हैं, जैसे आप यहाँ देखिए ये सन है, बचपन में पढ़ा था ना, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। बचपन में तो प्लैनेट प्लूटो भी पढ़ा था, अब तो प्लूटो नहीं है, 2006 में बाहर हो गया। तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9। तो ये सन है और ये सारे पोजीशन है प्लैनेट्स की। तो जो प्लैनेट जो है सन के सबसे पास होगा, नियरेस्ट, उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो मिनिमम होगा। तो मरकरी है वो सबसे पास है, तो उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 88 डेज है। फिर इस तरह से जो है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीज होता जाता है। फिर उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मरकरी है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। तो जो मरकरी है उसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो सबसे कम होगा। तो अर्थ के पास जितना होगा उतना पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सैटेलाइट फिनिश हो गया, प्लैनेट फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये हम जितने भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये, तो आप इसको ये मत समझिएगा कि मतलब ऐसे ये पढ़ना पड़ रहा है, और यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव लीस्ट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव लीस्ट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यहाँ आपको ऑप्शन दे दिए जाएं कुछ। तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है ना कि सन के पास जो है, जो सबसे पास होगा उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन सबसे लीस्ट होगा और आगे तक के बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ जिस हिसाब से भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, और जो भी ऑप्शन आपको सन के पास वाला लगेगा, तो वहाँ जैसे मरकरी नहीं दे रखा है तो उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, वीनस दे रखा है तो आप वीनस को टिक लगा देंगे, मरकरी दे रखा है तो मरकरी को टिक लगा देंगे। तो इस तरह से जो है वहीं से इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं। आप ये मत समझिए कि बस आपको इसको ऐसी थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, इसका जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंस होगा। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से ही बनते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो कोई भी जो चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या फिर उसका कोई मास है, मतलब कोई भी सब्सटेंस है, जैसे आप ही हैं, आप अगर ये लेक्चर बैठे हुए देख रहे होंगे तो आपने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी होगी और आपका कुछ मास होगा, तो आप भी जो है एक मैटर हैं, क्योंकि आपके पास ने अपने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है और आपके पास जो है वो मास है, तो यू आर ऑल्सो अ मैटर। तो कोई भी सब्सटेंस है जो स्पेस और मास ऑक्यूपाई करता है वो मैटर होता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो मैटर की है वो 3 कैटेगरीज में होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब अगर हम इसको बिल्कुल ही 11-12 वाली क्लास वाली जो पढ़ाई करें तो हम यहाँ देखेंगे कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है वो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, एंड लिक्विड के जो हैं थोड़े और फार होते हैं, और गैस के जो हैं वो और ही फार होते हैं।
लेकिन हमें जो है 11-12 के लिए नहीं पढ़ना है ना, हमें क्या पढ़ना है, यूपीपीएससी के लिए पढ़ना है और सारे जो स्टेट पीसीएस हैं उनके लिए पढ़ना है, और जितने भी सारे आपके रिलेवेंट एग्जाम है उन हमें एग्जाम के पर्पज़ से पढ़ना है। तो 11-12 तो पढ़ना नहीं है कि मैं आपको ये सारे मॉलिक्यूल्स और ये किस तरह से मूव होते हैं वो सब पढ़ाने लग जाऊँ। तो अब यहाँ सिर्फ ये देखना है कि वो जो मैटर है जो स्पेस और मास ऑक्यूपाई कर रहा है 3 कैटेगरीज में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो प्लाज्मा है विच अपीयर इन गैसियस और आयनाइज स्टेट इज कम इन टू एग्जिस्टेंस एंड एग्ज्यूम एज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो प्लाज्मा जो है आप गैसियस और आयनाइज स्टेट में होता है, और ये आपका 4th स्टेट ऑफ मैटर है, 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ से अगर आपको पूछ लिया जाए जो प्लाज्मा है वो आपका किस फॉर्म में रहता है, गैसियस और आयनाइज्ड की फॉर्म में। तो प्लाज्मा जो है गैसियस और आयनाइज्ड की फॉर्म में होता है। अब किसी भी जो मैटर है उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो अगर कोई भी मैटर अगर आपका सॉलिड है तो उसमें इलास्टिसिटी होगी। तो इन सारे जो टर्म्स हैं उनको देख के घबराना नहीं, हम सब पढ़ेंगे, जो जो आपके लिए एक ज़रूरी होगा हम सबको देखेंगे। तो सॉलिड है, इलास्टिसिटी होगी। तो इलास्टिसिटी मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है आप उसको खींचते हैं वो वापस अपनी पोजीशन रिगेन कर लेता है, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। लिक्विड है तो उसके अंदर प्रेशर होगा, फ्लोटेशन होगा, सरफेस टेंशन होगा, कैपिलरी होगी, विस्कोसिटी होगी। गैसेज हैं तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो कोई भी मैटर है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या गैस हो गया, तो उनके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। यही सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे तभी वो मैटर कहला पाता है। तो स्पेस हो गया, मास हो गया, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स, तभी वो इस तरह से डिफाइन हो पाएगा। तो अगर किसी भी लिक्विड है उसमें अगर प्रेशर नहीं, किसी भी मैटर उसमें प्रेशर नहीं है तो वो लिक्विड नहीं कहला पाएगा। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखा, हमने बोला था ना कि सब कुछ पढ़ेंगे तो आप घबराइए मत। तो सब सरफेस टेंशन, कैपिलरी, तो यहाँ कुछ नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग भी देख रहे होंगे, तो आप घबराना मत, जितना मैं पढ़ा रही हूँ बस उतना पढ़ लीजिए, उसके लिए इट्स मोर देन सफिशिएंट। तो यहाँ जो जितनी टर्म्स आपको समझ में आ रही हैं उतना ही काफ़ी है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आप यहाँ बीएससी कर रहे हो, ना आप बीटेक कर रहे हो, ना आप 11-12 या नीट या जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो आपको जो है बेसिक एप्लीकेशन पता होनी चाहिए चीज़ों की, बस एप्लीकेशन इज़ सफिशिएंट। तो यहाँ आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में हर चीज़ का बस थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और आपके डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है बस वो पता होना चाहिए। तो ज़्यादा पैनिक मत होइए। तो इलास्टिसिटी से क्या होता है कि कोई भी बॉडी है अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज जो है वो रिगेन कर लेती है, जब उसके ऊपर से एक एक्सटर्नल फोर्स रिमूव होता है तो उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। तो जैसे देखिए, एक आपके पास एक रबर बैंड है, आपके पास ये जो उसकी है ये ओरिजिनल लेंथ है रबर बैंड की, आपने उसको खींचा और आपने उसको यहाँ तक कर दिया, फिर यहाँ फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगा के खींचा और वो उसकी लेंथ यहाँ आ गई, ये लेंथ है, और अब इसकी जो लेंथ है ये एल डैश है, तो ये जो लेंथ हो गई एल प्लस एल डैश हो गई। जब यहाँ आपको रिमूव करेंगे, जब आप इसमें से फोर्स हटाएंगे, आपने ये फोर्स लगाया और ये फोर्स हटाएंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन रिगेन कर लेगी। तो ये वापस अपनी पोजीशन रिगेन कर लेगी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी पोजीशन को जो रिगेन शेप एंड साइज को रिकवर कर लेता है, तो उसी को उसकी इलास्टिसिटी कहते हैं। परफेक्ट इलास्टिसिटी क्या होती है कि कोई भी बॉडी है जो फुल्ली जो है अपनी ऑल्टर साइज और शेप है उसको रिगेन कर लेती है। तो मतलब कोई भी बॉडी है, जैसे ये रबर बैंड था और आपने ये इसमें से फोर्स हटाया और इसने फुल्ली जो है रिगेन कर लिया, तो वो परफेक्टली इलास्टिक हो गया। लेकिन कोई भी बॉडी जो है वो एक बार आप उसमें फोर्स लगा दो तो वो कोई भी बॉडी जो है ओरिजिनल शेप और साइज है वो रिगेन नहीं कर पाती है। ओरिजिनल शेप एंड साइज जो है वो रिगेन नहीं कर पाती है कोई भी बॉडी। तो कोई भी बॉडी जो है वो बेसिकली फुल्ली इलास्टिक नहीं होती है। तो आ गया ना इलास्टिसिटी समझ में? पेशेंस रखिए, सब समझ में आएगा। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब किसी भी प्रेशर क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर जो एरिया है उस पर आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, मतलब फोर्स कितना लग रहा है उस पर्टिकुलर एरिया पे, उसको प्रेशर बोलते हैं।
अब प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? चलिए, आपको ये पता ही नहीं है ये एसआई यूनिट क्या है, आपको नहीं पता है, आपको यहाँ निकालनी है एसआई यूनिट क्या होती है। पहले हमने पढ़ा था फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एरिया हमारा होता है ना लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और इसकी लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो ये कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आ गया ना एसआई यूनिट। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है एसआई यूनिट हो गई प्रेशर की, और इसको हम बोलते हैं पास्कल। तो ये जो दूसरी एसआई यूनिट होती है वो पास्कल होती है। तो या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा आएगा या पास्कल लिखा आएगा। जो प्रेशर है वो एक तरह की स्केलर यूनिट है। स्केलर यूनिट बताया था ना कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वो क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। जब हम कोई भी अगर सब्सटेंस है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, अगर आप उसको हीट करेंगे, समझिए आपकी एक पास एक कैंडल है, एक सॉलिड सब्सटेंस है, आपने उसको हीट करा तो उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब आपने इसको हीट करा तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो आपकी वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेल्टिंग पॉइंट के। किसी भी सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस को अगर इंक्रीज करा तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेल्टिंग पॉइंट के। जैसे एग्जांपल हो गया वैक्स हो गया या सल्फर हो गया, इस टाइप के जो एग्जांपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किसी भी लिक्विड पे जो है बॉइलिंग पॉइंट का जो है क्या असर होता है, प्रेशर का क्या असर होता है। तो अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट है, अगर किसी भी लिक्विड का इंक्रीज करा, मतलब अगर आपने प्रेशर इंक्रीज करा किसी भी लिक्विड का, तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब आपका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। तो किसी भी चीज़ का अगर आपने प्रेशर इंक्रीज करा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो आप सिंपल सा ये समझिए कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, अगर समझिए आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने डबल कर दिया प्रेशर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा 125 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर डबल करने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट है 125 डिग्री सेल्सियस बन गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे ये क्वेश्चन पता है कैसे आएगा कि इफ द pressure of any liquid double, तो what effect it on boiling point। तो boiling point क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज, बी डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, और सी हो गया डज नॉट हैव एनी इफेक्ट। तो जब भी आप किसी भी चीज़ का अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे लिक्विड का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो प्रेशर के बाद जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के जो है मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप जो है वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो इस पूरे पेज से सिर्फ ये ध्यान रख लीजिए। तो वो होता है ना, वो जो वाले क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले, आप सोचते हैं कहाँ से आ गए, तो वो यहाँ से ही आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट है, और प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो वो है ना यूरेका, वही वाला आर्किमिडीज। तो यूरेका तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो जैसे कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर अगर वाटर है और कोई भी बॉडी या तो पार्शली या फिर
फुल्ली, मतलब यहाँ फुल्ली इमर्स्ड है, मतलब इमर्ज मतलब डूबी हुई है, जैसे आपको अपनी किताबों में डूब जाना चाहिए ना, उसी टाइप से। पार्शली भी डूबे हुए हो तो उससे भी थोड़ा काम चल जाएगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। तो पार्शली इमर्स्ड या फुल्ली इमर्स्ड है इनटू फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब ये नहीं कि आप इधर उधर घूम घाम के पढ़ाई कर रहे हो, आराम से एक जगह टेबल पे बैठ के आराम से आप फुल्ली जो अपनी पढ़ाई में लीन हो। तो कोई भी बॉडी है अगर पार्शली और फुल्ली इमर्स्ड है इनटू लिक्विड एट रेस्ट, तो उसके ऊपर से ना एक फोर्स लगता है। तो उसके ऊपर एक, मतलब ये, हाँ सॉरी, ये बाहर नहीं जाएगा, बाहर से कहाँ फोर्स लगेगा, लिक्विड ही फोर्स लगाएगा। तो लिक्विड जो है उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, वो जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है, जब बॉडी को आप डालते हैं उससे जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये जो फोर्स लगता है वो लगता है डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर। तो इसका मतलब होता है कि एपेरेंट वेट जो हुआ आपकी बॉडी का वो डिस्प्लेस फ्लूइड जो है, डिस्प्लेस फ्लूइड उसके बराबर होता है। तो आपका एपेरेंट वेट जो है बॉडी का वो डिस्प्लेस फ्लूइड के बराबर होता है। तो ये ही जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो आपकी कोई भी बॉडी अगर पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड हो रही है तो उसके ऊपर एक जो है अपवर्ड फोर्स लगेगा जो उसके वेट डिस्प्लेस फ्लूइड के बराबर होता है। तो ये अपवर्ड फोर्स है वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड के बराबर है। तो ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है तो वेट जितना डिस्प्लेस हो रहा है डिस्प्लेस फ्लूइड का उसके बराबर है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? तो किसी भी जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब लिक्विड है उसका मास कितना है और वो कितना वॉल्यूम जो है अटेन कर रही है। रिलेटिव डेंसिटी होता है कि डेंसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी क्या है, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी ऑफ किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी क्या है और डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी होता है। तो कोई भी चीज़ का रिलेटिव निकालते हैं तो क्या निकालते हैं कि इसके कंटेक्स्ट में कितना है, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये रिलेटिव डेंसिटी है। जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो वाटर की जो डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी वो 4 डिग्री सेल्सियस पे है, वो मैक्सिमम होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि वाटर की डेंसिटी कितने पे मैक्सिमम होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है फ्लोटेशन। तो कोई भी बॉडी है आपकी जो है फ्लोट कब कर पाती है? तो कोई भी बॉडी आपकी फ्लोट कब कर पाती है कि जैसे एक बॉडी है वो लिक्विड के अंदर है, उसका खुद का कुछ एक वेट लग रहा होगा नीचे की साइड, और यहाँ जो फ्लूइड है वो उसके ऊपर एक कुछ अपथ्रस्ट भी लगा रहा होगा, मतलब नीचे से जो है उस फ्लूइड एक फोर्स भी लगा रहा होगा। तो जब ये आपका जो बॉडी का वेट है और ऊपर की तरफ जो उसके अंदर एक अपथ्रस्ट लग रहा है, ऊपर की तरफ एक वेट लग रहा है, वो जब बराबर हो जाते हैं, मतलब नीचे उसका वेट कितना आ रहा है और ऊपर की तरफ जो अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, अगर वो बराबर हो जाते हैं तो बॉडी फ्लोट करना शुरू कर देती है। तो अगर ये नीचे वाला वेट ज़्यादा हो गया तो वो सिंक हो जाएगी, है, तो नीचे वाला वेट अगर ज़्यादा हो गया तो वो सिंक हो जाएगी। लेकिन अगर वेट ये दोनों बराबर रहते हैं तभी आपकी बॉडी जो है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कोई भी वाटर है उसके अंदर एक आइस है, आइस का टुकड़ा अगर फ्लोट कर रहा है, आइस का टुकड़ा अगर फ्लोट कर रहा है तो इसका जो है 1/10 पार्ट, इसका 1/10 पार्ट जो है वो हमेशा अबव द सरफेस रहता है, मतलब वाटर के सरफेस के ऊपर अबव द सरफेस, और जो 9/10 पार्ट है वो हमेशा सबमर्ज रहता है। तो आइस अगर फ्लोट कर रहा है तो इसका 1/10 पार्ट जो है वो अबव द सरफेस रहेगा और 9/10 पार्ट जो है वो सबमर्ज रहेगा। तो ये जो दो पॉइंट हैं वो याद करने वाले हैं कि 1/10 जो है अबव और 9/10 सबमर्ज, तो इसको याद कर लेना। डेंसिटी ऑफ आइस कितना होता है? 0.9 ग्राम पर
सेंटीमीटर क्यूब। तो 0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो डेंसिटी की जो है यूनिट क्या हो गई, पहले डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास को हम ग्राम में लेते हैं और वॉल्यूम को अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो डेंसिटी हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मास को केजी में लेते हैं और जो लेंथ है उसको अगर मीटर में लेते हैं तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो किलोग्राम मीटर क्यूब या फिर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डेंसिटी की यूनिट होती है। तो डेंसिटी ऑफ आइस कितना होता है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसको हम किलोग्राम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप इस दोनों चीज़ों को याद रखना, डेंसिटी ऑफ आइस को भी और डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर को भी। तो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है आइस से। तो डेंसिटी जो है प्योर वाटर की वो ज़्यादा है आइस से। तो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज ज़्यादा ऑफ आइस। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर वो डिवाइस है थ्रू विच द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज मेजर। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या था कि डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो जिस डिवाइस से जो है ये रिलेटिव डेंसिटी फ्लूइड की मेजर होती है उसको हाइड्रोमीटर कहते हैं। अब एक बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपका कोई कंटेनर है उसमें जो है आइस अगर फ्लोट कर रही है और वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए, फ्लोट कर रही, इसमें समझिए कुछ वाटर है और इसके अंदर जो है आइस है, आइस ही मेल्ट फ्लोट कर रही है और ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए, तो लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, तो लेवल ऑफ वाटर क्या होगा। तो अभी जो लेवल है उससे लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, तो इसका जो आंसर है वो होगा सेम। लेवल ऑफ वाटर सेम होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि जो भी आपकी ये आइस, जो आपकी आइस जो फ्लोट कर रही है उसका जो वेट है, उस आइस ने जो है जितना वेट और लिक्विड जो है डिस्प्लेस किया है वो बराबर होगा। तो यही आपका जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, यही आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो आपकी जो आइस जो फ्लोट कर रही है इसका जो वेट होगा और इस आइस ने जो है कितना वेट जो है डिस्प्लेस किया है वो बराबर होगा। तो अगर ये मेल्ट भी हो गई है तो जितना ये वेट डिस्प्लेस कर चुकी है तो मेल्ट होने के बाद भी जो लेवल ऑफ वाटर है वो सेम रहेगा। तो अब ये क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो गलती मत करना कि आइस अगर मेल्ट होगी तो लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, तो लेवल ऑफ वाटर जो है हमेशा सेम रहेगा बिकॉज ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये जो लेक्चर है वो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम जो कल है कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे और इस तरह से पहले हम फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड फिर बायो करेंगे। पूरी लूसेंट जनरल साइंस को जो है हम फिनिश कर देंगे। एंड बेसिकली ये टेलीग्राम चैनल है ACUP-PSC, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।